नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई, कोरोना अपडेट और साथ ही साथ होगी बात बाजार और बिजनेस की भी। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। कल रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। यह घटना तब हुई है जब कल रात गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद हालात सामान्य होने लगे थे। झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से बताया जा रहा है कि 5 सैनिकों की मौत हुई है, 11 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि इस दौरान कोई गोली नहीं चली, लेकिन पत्थरबाजी और धक्का मुक्की हुई है। चीन के साथ सीमा तनाव में 3 जवानों के शहीद होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि अगर सैनिक वापसी के दौरान की प्रक्रिया में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं तो युद्ध हुआ तो क्या होगा। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर सवाल किया। ओवैसी ने कहा कि सरकार को तुरंत सफाई देनी चाहिए और देश को मामले की सच्चाई बतानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री 22 जून को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो पाई। ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तल्खी बढ़ी है। तीनों देशों के विदेश मंत्री दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर बात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा। भारत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान पहले भी मानवाधिकार आयोग और इसके तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि गंभीर चिंता का विषय है कि साउथ एशिया में राज्य प्रायोजित नरसंहार करने वाला एकमात्र देश दूसरों पर आरोप लगाने का दुस्साहस करता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दे पर तनाव बरकरार है। खबर है कि नेपाली संसद के ऊपरी सदन में कल नक्शा विवाद पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में 13 जून को नक्शे से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। संसद में चर्चा के दौरान लगभग सभी दलों ने इस पर सहमति जाहिर की। इस नक्शे में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। कोरोना महामारी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में आगे है जहां कोरोना मरीजों का जीवन बच रहा है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, अर्थव्यवस्था उतनी खुलेगी। उन्होंने कहा कि कारोबार और इंडस्ट्री फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। पीएम ने कहा कि भविष्य में याद रखा जाएगा कि कैसे हमने मिलजुल कर काम किया था। पीएम मोदी कल भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के बीच मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। सामना में शिवसेना ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। सामना के संपादकीय पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं का इंटरव्यू पढ़ा, खासकर अशोक चव्हाण जी का। राउत के मुताबिक उनकी कोई शिकायत है तो वो मुख्यमंत्री जी से बात करें। शिवसेना ने थोराट और अशोक चव्हाण के बयानों को लेकर तंज कसा कि खटिया क्यों चरमरा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि सरकार तेल की कीमतें बढ़ाकर
2,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें करीब 9% तक गिरी हैं, लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान देश में हर रोज करीब 300 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने अब कोरोना को लेकर गुजरात मॉडल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि गुजरात में मौत की दर 6.25% है, महाराष्ट्र में 3.75%, राजस्थान में 2.32%, पंजाब में 2.17%। राहुल गांधी ने कहा कि यह गुजरात मॉडल की पोल खोलता है। देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर 10,215 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर 52.46% तक पहुंच गया है। रिकवरी रेट के मामले में भारत दुनिया से आगे निकल गया है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,80,000 से ज्यादा हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान 10,667 नए कोरोना वायरस के मामले संक्रमित जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और अब बात करते हैं बाजार की। तो चीन के साथ तनाव बढ़ने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी जो 9,800 के भी नीचे फिसल गया था, 9,900 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स दिन के निचले स्तरों से 650 अंक सुधर कर बंद हुआ। अंत में सेंसेक्स 376 अंक चढ़कर 33,605 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 अंकों की तेजी के साथ 9,914 पर बंद हुआ। आज निफ्टी बैंक भी निचले स्तरों से सुधरकर 400 अंक के ऊपर बंद हुआ है। आज के कारोबार में मेटल, एनबीएफसीज और निजी बैंकों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं सरकारी बैंक, फार्मा, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में दबाव दिखा। आज निफ्टी के टॉप चढ़ने वालों में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल रहे, जबकि टाटा मोटर्स, भारती इंफ्राटेल, टेक महिंद्रा और गेल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। अंत में रुपए ने सारी शुरुआती तेजी गंवाई और 19 पैसे कमजोर होकर 76.21 पर बंद हुआ। इंट्राडे में रुपया 26 पैसा मजबूत होकर 75.77 के लेवल पर पहुंचा था, लेकिन दूसरे हाफ में रुपए में कमजोरी आई। रुपया 76.29 के लेवल तक फिसल गया। रुपया कल 76.03 के लेवल पर बंद हुआ था और आज 19 पैसे मजबूत होकर 75.84 पर खुला था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को इनसाइडर ट्रेडिंग करने के मामले में नोटिस भेजा है। सेबी का आरोप है कि एजुकेशन फर्म एप्टेक के शेयरों में झुनझुनवाला ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। एप्टेक आईटी एजुकेशन और ट्रेनिंग कंपनी है। इस पर झुनझुनवाला और उनके परिवार का मालिकाना हक है। एप्टेक के दूसरे बोर्ड मेंबर भी सेबी के निशाने पर हैं। जाने माने निवेशक रमेश एस दमानी और डायरेक्टर मधु जयकुमार से भी सेबी पूछताछ कर रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद अब हवा ईंधन भी महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 16% से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। एटीएफ महंगा होने से उड़ानें भी महंगी होंगी। तेल कंपनियों ने एटीएफ का दाम 5,494 रुपए से बढ़ाकर 39,070 रुपए प्रति किलो लीटर कर दिया है। एक महीने के भीतर एटीएफ की कीमतों में यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 जून को एटीएफ की कीमतों में रिकॉर्ड 56.5% की बढ़ोतरी की गई थी। एलेम्बिक फार्मा की दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। इस दवा का नाम है डेफेरासिरॉक्स टैबलेट।
ये दवा शरीर में आयरन की मात्रा को कम करने में इस्तेमाल होती है। यूएस एफडीए की ओर से इस दवा को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद एलेम्बिक फार्मा के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर करीब 6% तक चढ़ा। एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रिटेल कारोबार के हेड प्रलय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। बैंक की ओर से बताया गया है कि प्रलय मंडल ने निजी कारणों से यह फैसला लिया। वो पिछले साल अप्रैल में निजी क्षेत्र के इस तीसरे सबसे बड़े बैंक से जुड़े थे। वो एक्सिस बैंक के पहले एचडीएफसी बैंक में थे और वहां उन्होंने रिटेल फ्रेंचाइजी कारोबार को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए घरेलू स्टील के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। उन्होंने बताया कि वेस्ट कोस्ट में जल्द ही मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 से 15 जून के बीच ईंधन की मांग करीब 80 से 85% रही है। इस नए मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट से अगले 10 साल में ऑयल रिफाइनिंग क्षमता 450 से 50 MTPA तक पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना संकट के बीच टाटा मोटर्स छटनी करेगा। टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर के खर्च कम करने के लिए 1100 कर्मचारियों की छटनी करने वाला है। कंपनी ने अपने कॉस्ट कटिंग योजना के तहत कुल $126 करोड़ की बचत करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के सीएफओ ने बताया कि टाटा मोटर्स ने अपनी जेएलआर यूनिट में मार्च 2021 तक 5 अरब पाउंड की बचत का लक्ष्य रखा है। 3.5 अरब पाउंड की बचत पहले ही हासिल कर ली गई है। निकाले गए कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी हैं। दो साल की टेस्टिंग के बाद व्हाट्सएप ने भारत में भी अपनी पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दी है। भारत में लॉन्च करने से पहले सर्विस को ब्राजील में लॉन्च किया गया। अब भारत में लोग चैट के साथ साथ पैसे का लेन देन भी कर सकेंगे। ये सर्विस फिलहाल मुफ्त है, लेकिन बिजनेसेस को पैसा पाने के लिए 3.99% प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। 6 अंकों के पिन या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपना व्हाट्सएप अकाउंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लिंक करना होगा। और आइए देश और दुनिया की बाकी 20 खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए राहत की खबर है। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। फिलहाल वो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। कल रात 2 बजे उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना जैसे लक्षणों को देखते हुए उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के 70 जवानों में कोरोना संक्रमण मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही एक सीआरपीएफ जवान की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। कुछ दिन में सीआरपीएफ के जवानों में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। पिछले रविवार को ही जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 10 जवानों और 5 पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से किसी ने भी कहीं यात्रा नहीं की थी। इससे पहले 10 जून को सीआरपीएफ के 28 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में 39 आरोपियों के खिलाफ 7 चार्जशीट दायर की हैं। पुलिस इस मामले में अब तक कई चार्जशीट दायर कर चुकी है। दिल्ली हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। उग्र भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पंप को फूंक दिया था। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी सरपंच अजय पंडिता की मौत का बदला ले लिया है। पिछले हफ्ते एनकाउंटर में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उमर ने ही सरपंच की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि पिछले हफ्ते हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया था।
इसमें उमर भी शामिल था। उमर ने ही सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी। महाराष्ट्र में स्कूलों को शर्तों के साथ ऑनलाइन क्लासेस चलाने की मंजूरी दी गई है। क्लास सेकंड तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी और कक्षा 3 और 4 के लिए 1 घंटे, फिर 5 और 6 के लिए जो कक्षाएं हैं 5th और 6th की, उसके लिए 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस दी गई है। पूरे महाराष्ट्र के लिए आज से शैक्षिक सत्र शुरू किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सभी स्कूल अपने छात्रों को अगले कुछ महीनों तक ऑनलाइन लर्निंग के जरिए ही पढ़ाई कराएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन लर्निंग के घंटे तय कर दिए हैं। बात बॉलीवुड से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से हर कोई सदमे में है। सवाल यहां तक उठाए जा रहे थे कि सुशांत के पास क्या काम नहीं था, जबकि मई में ही सुशांत सिंह राजपूत अपनी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म शूट करने की तैयारी में थे। फिल्म के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने इस बात का खुलासा किया कि इस फिल्म की शूटिंग पहले मई में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से शूटिंग टालनी पड़ी। जाने माने फिल्मकार शेखर कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शेखर के ड्रीम प्रोजेक्ट पानी में काम करने को लेकर सुशांत काफी उत्साहित थे, लेकिन 1 साल फिल्म में देने के बाद जब प्रोड्यूसर ने फिल्म से हाथ खींच लिए तो मजबूरन फिल्म बंद करनी पड़ी। इस घटना से सुशांत काफी दुखी थे और शेखर ने बताया कि वो काफी रोए भी थे। आपको बता दें कि इस फ्यूचरिस्टिक फिल्म की कहानी पानी को लेकर होने वाले विश्व युद्ध पर आधारित थी। फिल्म में सुशांत के किरदार का नाम गोरा था। आज मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है, लेकिन मिथुन भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से आहत हैं और उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। मिथुन ने घोषणा की कि हाल ही में अचानक हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत और जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वो अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। मिथुन के बेटे नमाशी ने इसकी जानकारी दी है। फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि सलमान खान और उनकी फैमिली ने उन्हें नीचा दिखाया, जिससे उनके करियर को नुकसान पहुंचा। अभिनव ने लिखा है कि दबंग जैसी जबरदस्त हिट देने के बावजूद 10 साल पहले दबंग पार्ट 2 से उन्हें अरबाज खान और सोहेल खान ने हटाने की साजिश की। और यही नहीं, उन्होंने इस पोस्ट में जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। लॉकडाउन के चलते रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज नहीं हो पाई। साथ ही रोहित अपने स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी 10 के आखिरी कुछ एपिसोड्स की शूटिंग भी नहीं कर पाए थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जल्द ही इस शो का फिनाले एपिसोड शूट शुरू हो जाएगा। इस शो का फाइनल राउंड मुंबई में जुलाई के पहले हफ्ते में शूट होगा, जबकि इसमें सूर्यवंशी के कलाकार फिल्म को प्रमोट भी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विराट की जगह अगर धोनी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते तो वो कई रिकॉर्ड तोड़ देते। उन्होंने कहा कि धोनी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते तो वो विश्व क्रिकेट में एक अलग तरह के खिलाड़ी होते। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि और ज़्यादा रन बना लेते और दुनिया के सबसे रोमांचकारी क्रिकेटर होते। आपको बता दें कि धोनी ने नंबर 6 और 7 पर बल्लेबाजी की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह निक हॉकले को नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और शायद इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि टीम के साथ उनका करार 2021 के अंत तक था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने 200 से ज्यादा स्टाफ को जून के आखिरी तक 20% कम तनख्वाह पर रखा है। इस्तीफा देने के बाद केविन ने कहा कि उन्होंने साथ मिलकर जो हासिल किया उस पर उन्हें गर्व है।
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप और खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होता हुआ नहीं दिख रहा है। वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेला जाना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप को रद्द नहीं किया गया है। पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए तैयार हैं। अजहरुद्दीन ने गल्फ न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो पलक झपकाए बिना इसे लपकने के लिए तैयार हूं। मौजूदा समय में रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। उनका कार्यकाल 2021 तक का है। इस समय अजहर हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड जाने की इजाजत दे दी है। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मनी ने इमरान खान के साथ इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। पीसीबी सूत्रों के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान टीम को टेस्ट और T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड जाने की इजाजत दी है। हालांकि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।